नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बारे में आज बात करते हैं। देखिए, वेबसाइट मैंने आपको बताए थे JEECUP.nic.in। इस वेबसाइट में हम चलते हैं। कुछ नई इन्फॉर्मेशन आज आपके लिए लेके आए हैं। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और आज ब्रोशर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आ गया है। तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पर आ गया। इस वेबसाइट में आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र भी अपलोड हो चुका है। विवरण पुस्तिका 2021 अपलोड हो चुका है। तो इसकी डिटेल्स अब हम यहाँ पर ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस वेबसाइट को। और आइए हम चलते हैं इस विवरण पुस्तिका में क्या लिखा हुआ। यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और मैंने ये डाउनलोड कर ली है और आइए देखते हैं कि यहाँ पर विवरण पुस्तिका में क्या क्या डिटेल दे रखी है। ये हमारे सामने विवरण पुस्तिका है संयुक्त प्रवेश परीक्षा की। तो देखिए, ग्रुप वाइज जो एग्ज़ाम है, परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप E1 से E2 और BCDFGHI और K1 से K8, इन सभी अभ्यर्थियों का जो है 15 जून से 20 जून तक आपका परीक्षा होगी। 15 जून 2021 से 20 जून 2021 तक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जून के तृतीय सप्ताह में परीक्षा हो रही है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय व शिफ्ट की सूचना परिषद की वेबसाइट JEECUP.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन सब की जो परीक्षा कार्यक्रम है वो डिटेल परीक्षा कार्यक्रम अभी आपको मिलेगा, इस वेब पोर्टल पर मिल जाएगा। JEECUP.nic.in पोर्टल पर मिल जाएगा, ठीक। आइए आगे देखते हैं विवरण पुस्तिका। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये का फार्म है और सामान्य तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। अगर विलंब के साथ आवेदन पत्र भरने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक की किसी भी शाखा में चालान अथवा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा किया जा सकता है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग फैसिलिटी है या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन फीस जमा कर सकते हैं। जब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन ही आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। और अगर चालान के थ्रू जमा करना है तो इन दोनों बैंकों में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक में किसी भी शाखा में चालान जमा कर सकते हैं। वर्ष 2021 में अर्धआधिकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सपोज मान लीजिए कि आपने ग्रुप ए की परीक्षा दे रहे हैं और ग्रुप ए में जो आपका क्वालिफाइंग लेवल है वो मान लीजिए 10वीं कक्षा है। तो अगर आप 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें पढ़ रहे हैं, 10वीं कक्षा में भी पढ़ रहे हैं और 2021 में ही आप बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं और 2021 में ही आपको परिणाम आ जाएगा, तो इस कंडीशन में आप भी इस फॉर्म के भरने के पात्र हैं। इसी प्रकार से अगर 12वीं के बाद आप भरना चाहते हैं तो 12वीं के बाद भी भर सकते हैं। यानी कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, अपीयरिंग केस है ये, अगर अपीयर है तो भी आप ये फार्म भर सकते हैं। पास आउट तो भर ही सकते हैं, अपीयरिंग भी भर सकते हैं। तीसरा बिंदु है संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबंधों के आबद्ध होंगे जो विभिन्न स्थानों पर दिए गए हैं तथा जिन्हें समय समय पर परिषद या राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद अब विवरण पुस्तिका में और चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, इस विवरण पुस्तिका का उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा। वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ में ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको कोई केसेस होता है तो लखनऊ में डील किए जाएंगे सारे। कि यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन में प्रस्तुत विवरण असत्य पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिए ही होगा। यदि अभ्यर्थी किन्हीं कारणवश अघोषित परीक्षाफल, अपूर्ण परीक्षाफल, पूरक परीक्षा, अंक तालिका न मिलने, TC न मिलने, अन्य वांछित प्रमाण पत्र न प्रस्तुत कर पाने आदि प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश नहीं ले पाता है तो उसका चयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और उसका उत्तरदायी परिषद पर नहीं होगा तथा उसे अगले वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अर्थात ये जो आपका नोटिफिकेशन निकला 2021 के लिए निकला हुआ है और आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा या समय मिलेगा कि भाई कोई एक डेट मिलेगी कि इस तारीख तक अपने समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें एडमिशन से पहले, तो आपको एडमिशन से पहले सभी चीज़ें
उपरोक्त जो चीज़ें लिखी हुई सभी आपको प्रस्तुत करनी होंगी, और अगर नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, और उसको हम अगले चयन के लिए नहीं उसको माना जाएगा। इस विवरण के अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन गाइडेंस हेतु किसी प्रकार कोई प्रकाशन नहीं किया गया है। यदि कोई संस्थान परिषद के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, संस्थाओं से संबंधित विस्तृत विवरण संबंधित संस्थानों की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको केवल एक ऑथेंटिक सोर्स है jeecup.nic.in या www.jeecup.org, इन्हीं पर ही आप सूचनाएं लें, यहीं पर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सूचनाएं होती हैं। तो ये विवरण पुस्तिका मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसको भी आप वहीं से डाउनलोड करके और वहाँ से फिर डिटेल्स अच्छी तरीके से लें। जो भी बात समझ में नहीं आती वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन और जानकारी ले सकते हैं। तो पाठ्यक्रमों का विवरण, कोड, पाठ्यक्रम ग्रुप, प्रवेश क्षमता, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पाठ्यक्रम और सीटों की संख्या के अनुसार शासन के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। पाठ्यक्रम और सीटों की संख्या देखिए परिवर्तित होती रहती है समय समय पर, तो इसलिए उसी अब 2021 का जो आएगा कितने सीटें अवेलेबल हैं तो वो आपको सूचना काउंसलिंग से पहले मिल जाएगी। तो उसमें आप देखेंगे, आपको बताया जाएगा इस बारे में। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 के संबंध में सूचना परिषद की वेबसाइट के माध्यम से निर्गत की जाएंगी। ठीक है, तो यही मैं आपको बार बार कहता हूँ कि परिषद की वेबसाइट जरूर देखिए, jeecup.nic.in। प्रवेश परीक्षा संबंधित विभिन्न सूचनाओं और निर्देशों तो परिषद की वेबसाइट नियमित रूप से देखना है आपको, तो यही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। और उसके अलावा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होने के पश्चात संस्था में प्रवेश हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद AICTE द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करना आवश्यक होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका सिलेक्शन भी जाता है और अगर उसके बाद आप अगर निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो कंडीशन है और कैटेगरी कंडीशन अगर आपको में लागू होती है, अगर वो पूरी नहीं कर पाते हैं तो ये आपका प्रवेश में आपको दिक्कत रहेगी। इसलिए सभी चीज़ें कंप्लीट होनी जरूरी है एडमिशन से पहले। संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को विशेष परीक्षा में प्रवेश परीक्षा निरस्त करने का अपना अधिकार होगा। ठीक है, चीज़ें हैं, तो ये आपको पता चल गया है। और मैं थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 150 राजकीय पॉलिटेक्निक, 19 अनुदानित और 1203 निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, और पाठ्यक्रम वार, ग्रुप वार इसमें पाठ्यक्रम होते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, विवरण पुस्तिका में आगे दे रखा है। 2017-2021-22 हेतु प्रवेश हेतु उक्त संस्था पाठ्यक्रम अंतिम नहीं है। संस्था पाठ्यक्रम की संख्या में AICTE PCI प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की मान्यता संबद्धता के अनुसार परिवर्तन संभव है। तो ये सारी चीज़ें जो है काउंसलिंग के टाइम में डिसाइड हो जाती हैं। काउंसलिंग जब तक आपकी आएगी तब तक आपको यहीं पर सूचना मिलेगी, jeecup.nic.in पर मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा इस वेबसाइट को याद रखिए और यहीं से ही आपको प्रवेश की सारी प्रक्रियाएँ पूरी करनी है। प्रवेश वरीयता, जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण, अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी ने प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किंतु जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, अथवा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की संतान जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में, वे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी ने प्रदेश से उत्तीर्ण किया किंतु जो उत्तर प्रदेश के निवासी मूल प्रमाण पत्र प्रदेश के जनपद जिसमें अभ्यर्थी के माता पिता मूल स्थायी निवासी के जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र संख्या 7 पर प्रस्तुत करना होगा। तो ये चीज़ देखिए, कुल मिलाकर के इसमें ये है कि वरीयता किसको या किसको प्रवेश मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, पहली चीज़। दूसरी, अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है और उनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में है और वे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से अध्ययन कर रहे हैं तो वो पात्र होते हैं। और अगर किसी अभ्यर्थी ने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण किया है किंतु वे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद के मूल निवासी हैं या जिसमें अभ्यर्थी के माता पिता मूल स्थायी निवासरत हैं, तो निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र संख्या 7 पर आपको इस आशय का प्रमाण पत्र कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो प्रस्तुत करना होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्रदेश के बाहर रह रहे हैं लेकिन मान लीजिए वो उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और वो फार्म भरते हैं तो उनको ये प्रमाण पत्र पहले से बनवा लेना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप जो लोग बाहर के विद्यार्थी हैं, प्रदेश के बाहर अध्ययन कर रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है को आरक्षण का लाभ अनुमान्य करने के उत्तर प्रदेश के वर्तमान जनपद जिसमें अभ्यर्थी निवास रहते हैं के लिए जिलाधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण संख्या 6 प्रस्तुत करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं
और उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अर्धकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, मतलब वो जैसे मान ली किसी और उत्तर प्रदेश के किसी और स्टेट के हैं और उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रमाण पत्र संख्या वो 6 प्रस्तुत करना होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो लोग भाई आप अपना देख लीजिए कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जनजाति या जनजाति के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति हैं, तो आपको और आपके बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, अर्धकारी परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्होंने, तो आपको आरक्षण का लाभ अनुमान करने के लिए प्रमाण पत्र संख्या 6 प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर प्रवेश देने पर विचार किया जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन मिलता है हमें, अगर प्रवेश की सीटें खाली रह जाती हैं तो दूसरे योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रवेश देने का विचार होता है। इसको आप और डिटेल से पढ़ लीजिएगा, आपकी योग्यता कहाँ पर है, इस पॉइंट को नोटिस करके फिर आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवेश पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रवेश परीक्षा के विषय तथा प्रश्नों का प्रतिशत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ये लिखा था कि किस कैटेगरी की ग्रुप, कौन से ग्रुप में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। तो देखिए, ग्रुप वार अब यहाँ पर डिस्कशन है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने जा रहा है। अब यहाँ से ग्रुप A B C D E F G और H I और K के बाद फिर यहाँ पर अब आपके सामने ये चीज़ें आती हैं। देखिए, अब हमें यहाँ पर सबकी योग्यता समझनी बहुत ज़रूरी है। आप किस ग्रुप में फॉर्म भरने जा रहे हैं आप चीज़ देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम हैं तो ग्रुप ए में फॉर्म भरेंगे। ग्रुप ए के, और ये जितने ये देखिए कोर्सेज दिख रहे हैं आपको, 3 वर्षीय अवधि के कोर्सेज दिख रहे हैं और न्यूनतम जो 35% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ग्रुप ए का फॉर्म भरने के लिए 35% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जो लोग देखिए, अभी जो लोग 10वीं कर रहे हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट उनका प्रवेश से पहले आ जाना चाहिए और 35% से ज़्यादा अंक उनके होने चाहिए। ठीक, एक बात, प्रवेश परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रुप ए वालों को? गणित के 50% अंक और भौतिकी तथा रसायन के 25% अंक, यानी कि कुल मिलाकर के 50% अंक। गणित का अकेले 50% अंक के 50% पेपर रहेगा और प्रश्न रहेंगे, और भौतिक तथा रसायन के 25% अंक या वो प्रश्न रहेंगे। 50% आपके गणित के, 50 और 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री। इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, तो इनके लिए किताबें भी आती हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था। नेक्स्ट ग्रुप है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। ये भी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। 10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब इसमें देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण न होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो भी अभ्यर्थी ग्रुप के पात्र होंगे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं। आपके बेनिफिट जिनको लोगों को मिल रहा है वो अपना ले लें। अगर इंटर उन्होंने कर रखा है कृषि विषय के साथ तो भी वो पात्र हो जाएंगे। इनके में प्रश्न में क्या पूछेगा पेपर में? गणित के 50%, भौतिक रसायन और कृषि का कुल मिलाकर के 50% योग रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से ग्रुप सी में अगर बात करें, फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। योग्यता जो है वो है 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंकों के साथ। इसमें क्या पूछा जाता है? अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रीहेंशन 20%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी 50%, जनरल अवेयरनेस 30%। तो अंग्रेजी हिंदी कंप्रीहेंशन 20% का आएगा, रीजनिंग और इंटेलिजेंसी 50% की आएगी और जनरल अवेयरनेस 30% का रहेगा फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। और इसी ग्रुप सी की कैटेगरी में देखिए, होम साइंस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, टेक्सटाइल डिज़ाइन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम और टेक्सटाइल डिज़ाइन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इन सभी की ही योग्यता 10वीं कक्षा 35% का साथ उत्तीर्ण, और सभी में ही यही चीज़ें पूछी जाएंगी, अंग्रेजी हिंदी कंप्रीहेंशन, रीजनिंग इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस। ठीक, नेक्स्ट है MOM ग्रुप डी। MOM और ग्रुप डी में MOM एंड SP, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस और लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज होते हैं। दोनों 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हैं। इनके लिए योग्यता क्या है? इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष। हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों का होना अनिवार्य है। ये चीज़ ध्यान रखने की है कि MOM में के कोर्स में इंटरमीडिएट आप कीजिए,
या उसके समकक्ष कोई परीक्षा हो, पर उसके साथ साथ आपके हिंदी और अंग्रेजी के विषय हो जरूर से जरूर होने चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में क्या है, 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपके प्रश्न पत्र में, अंग्रेजी और हिंदी कंप्रीहेंशन 30%, रीजनिंग इंटेलिजेंसी 35%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10%, जनरल अवेयरनेस 25%। ग्रुप ई की बात करें, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बहुत बच्चे फार्मेसी कोर्स करते हैं, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। इसके लिए इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ गणित अथवा जीव विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स या बायोलॉजी कोई सा एक, और जीव विज्ञान की अगर बात करें तो उसके अंदर वनस्पति और जंतु विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए इंटरमीडिएट में, तभी आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए पात्र होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है फिजिक्स केमिस्ट्री 50% और बायोलॉजी या गणित 50%। ठीक है, अब ग्रुप एफ की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो है बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्रवेश परीक्षा में, रसायन शास्त्र 50%, जंतु विज्ञान 25%, वनस्पति शास्त्र 25% रहेगा। ग्रुप जी में अगर आप देखें तो ये बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप जी के 13 कोर्सेज हैं, मैं एक एक करके इनको पढ़ देता हूँ। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा मार्केटिंग, पीजी डिप्लोमा कस्टमर सर्विस, पीजी डिप्लोमा ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, पीजी डिप्लोमा टूरिज्म, पीजी डिप्लोमा एडवर्टाइजिंग, पीजी डिप्लोमा टेक्सटाइल डिजाइन, पीजी डिप्लोमा फैशन टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, पीजी डिप्लोमा वेब डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा विद अकाउंटेंसी, पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। इनमें से कुछ पाठ्यक्रम 1 वर्षीय, कुछ पाठ्यक्रम 2 वर्षीय हैं। तो ये जो पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन ये 2 वर्षीय है, जबकि बाकी पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन भी 2 वर्षीय, बाकी सब 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इन सभी की एलिजिबिलिटी स्नातक उपाधि और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप प्रवेश परीक्षा में, अंग्रेजी कंप्रीहेंशन 20%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15%, रीजनिंग 30%, जनरल इंटेलिजेंसी 20% और जनरल अवेयरनेस 15% पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप एच की। एच जो ग्रुप है उसमें डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। न्यूनतम योग्यता जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जो लोग 12वीं कक्षा पढ़ रहे हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए जब तक एडमिशन का नंबर आए। देन रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25% पूछा जाएगा इसकी प्रवेश परीक्षा में। न्यूमेरिकल एबिलिटी साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25% पूछा जाएगा। अंग्रेजी 25%, सामान्य ज्ञान 25% पूछा जाएगा। ग्रुप आई की अगर बात करें, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स, ये 3 कोर्सेज ग्रुप आई में आते हैं। तीनों ही 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से सुने इसके लिए, 10+2 या इंटरमीडिएट भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा समकक्ष हो, तथा भौतिक और रसायन गणित में 50% एग्रीगेट अंक अनिवार्य है। यानी कि ये चीज़ ध्यान रखने की है कि आपके भौतिक रसायन और गणित में एग्रीगेट 50% जरूर से जरूर होना चाहिए। और ग्रुप आई हेतु तो किसी भी प्रकार के शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है कि फिजिकली फिट होने चाहिए, यानी कि पीडब्ल्यूडी के पात्र, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पात्र नहीं हो पाएंगे इसमें, इन कोर्सेज के लिए। इनके ग्रुप आई के लिए आपको क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री 50% और गणित जो है 50% पूछा जाता है। ठीक है, अब ग्रुप के की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं लेटरल एंट्री में। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। ग्रुप के का देखिए, ग्रुप के है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, जो 3 वर्षीय ग्रुप ए में पाठ्यक्रम होते हैं या ग्रुप सी में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन आपके पास मिलता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये चीज़ ध्यान देने की कि आपके एलिजिबिलिटी में इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक होना चाहिए अथवा प्राविधिक विषयों के साथ प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण। तो इंटरमीडिएट विज्ञान जरूरी है, इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक या टेक्निकल विषयों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है, अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय ITI उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण। अब ये भी बात है, या तो आप इंटरमीडिएट साइंस हो तो आप लेटरल एंट्री में एडमिशन के पात्र होते हैं, इंटरमीडिएट साइंस व्यावसायिक साइंस हो और या टेक्निकल विषयों के साथ उत्तीर्ण इंटरमीडिएट तो आप पात्र होते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10वीं उत्तीर्ण हैं आप और 2 वर्षीय ITI उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ अगर हैं
अब ये उपयुक्त विशेषज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर आप देखें तो ग्रुप के को डिफरेंट ग्रुप K1 K2 से K8 तक में बांट रखा गया है, और ये उपयुक्त विशेषज्ञता आपको यहाँ पर मिलेगी। यानी कि अगर आपने जैसे हाई स्कूल के साथ निम्न ITI ट्रेड में आपने कर रखा होना चाहिए। मान लीजिए आपने 10वीं कर रखा और आपने ITI कर रखा है, तो ITI के बच्चे बहुत ध्यान से देखें कि वो कहाँ कहाँ पात्र होंगे। तो अगर वो सिविल में डिप्लोमा करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उनके पास COE कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेक्टर में ITI होना चाहिए 2 साल का। ड्राफ्टमैन सिविल में हो तो भी चलेगा। पेंटर जनरल कक्षा 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही यार होंगे। पेंटर जनरल अगर आपके पास कोर्स है ITI का, तो ये आप यहाँ पर पात्रता मिलेगी आपको। तो हाई स्कूल के साथ आपको ITI ट्रेड होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, COE इलेक्ट्रिकल सेक्टर का होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कोर्सेज की बात करें, सारी वैरायटी दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मॉडर्न ऑफिस, मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस, इन सब में अगर एडमिशन लेना है तो आपका जो ITI 10वीं प्लस ITI किसके साथ होना चाहिए? ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रेडियो TV मैकेनिक, मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, COE इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। इन सब कोर्सेज में आपका अगर इनमें से किसी एक कोर्स में 10वीं के साथ आपके पास ITI 2 वर्ष का ITI है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट डायरेक्ट लेटर एंट्री में एडमिशन लेने के पात्र हैं। मैकेनिकल के अगर कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपका ITI किन कोर्सेज में होना चाहिए? फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल एग्रीकल्चर मशीनरी, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, टूल एंड डाई मेकर, डाई एंड मोल्ड्स और टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल्स, जिग्स एंड फिक्चर्स, मैकेनिक मशीन टूल, लिफ्ट एंड मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, लिफ्ट हैंड स्केलेटर मैकेनिक, COE प्रोडक्शन, COE ऑटोमोबाइल, COE फैब्रिकेशन, COE RAC। तो आप बहुत ध्यान से देख लें कि आपकी ट्रेड कौन सी है और किस ब्रांच के लिए आप पात्र हैं। अगर आप 10वीं प्लस ITI के साथ जाना चाहते हैं तो आप ट्रेड जरूर चेक कर लें। इधर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में अगर ब्रांच में आप लेना चाहते हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या COE ITI या सेक्टर या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपका ITI होना जरूरी है। 10वीं प्लस ITI का ये कोर्स होना चाहिए। प्रिंटिंग के लिए आपका इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए, और फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए भी इंटरमीडिएट साइंस अनिवार्य है। इसमें ITI का कोई कोर्स का पात्रता नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फैशन डिज़ाइन गारमेंट टेक्नोलॉजी में आप अगर एडमिशन लेटर एंट्री में सोच रहे हैं तो इंटरमीडिएट साइंस होना ही अनिवार्य है। इंटरमीडिएट साइंस हो या यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक ऑब्लिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर एंट्री तो द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी होते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के विषय जिन्हें उत्तीर्ण करने वाला। अच्छा, एक खास बात और है कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो लेटर एंट्री में बच्चे जाते हैं उनको कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के देने होते हैं और ये क्वालिफाइंग पेपर कहलाते हैं। इनको पास करना अनिवार्य, अन्यथा आपका डिप्लोमा नहीं मिलेगा। तो अगर आप लेटरल एंट्री में जा रहे हैं तो अगर सिविल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो ये आपके पास 6 कोर्सेज हैं। ये 6 कोर्सेज के इनमें से कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों रहेगा, वो भी करना है। इसी प्रकार से देखिए हर एक ग्रुप का अलग अलग जो कंपलसरी कोर्सेज हैं वो अलग अलग है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर फाउंडेशनल कम्युनिकेशन, अप्लाइड मैथ्स 1A, अप्लाइड मैथ्स 1B, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री 1, अप्लाइड फिजिक्स 2, ये सारे विषय हैं। ठीक है। तो ग्रुप ए में तो चलिए लगभग कॉमन मिल रहे हैं, 6 के 6 सभी में मिल रहे हैं। अब अगर दूसरे में बात करें तो यहाँ पर आपको ये जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, अप्लाइड मैथ्स 1A 1B है, अप्लाइड फिजिक्स 1 है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड फिजिक्स 2 है। ये कंपलसरी कोर्सेज आपको पास करने पड़ेंगे। तो कंपलसरी कोर्सेज की डिटेल्स आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें, इसका प्रिंट आउट निकाल करके देख लें और उसमें अच्छे से अध्ययन कर लें। मेरी बात बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, आप जरूर से जरूर इस वेबसाइट को जरूर देखें, क्योंकि असली चीज़ जो है वो आपको JEECUP.nic.in ही उपलब्ध करवाता है। तो सही चीज़ें वहाँ से आप देख लें, वही ऑथेंटिक है सबसे ज़्यादा। कई बातें अगर आपको मेरे समझ में नहीं आ रही हैं तो वहाँ पर जा कर के आप ज़रूर से ज़रूर रेफ़र करें और करना भी चाहिए। ये कुछ फैशन डिज़ाइनिंग के लिए देखिए 3 कोर्सेज ये कंपलसरी है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, फैशन डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। तो ये कुछ आपके कंपलसरी पॉइंट्स हैं जो आपको करने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आयु की अगर बात कर लें तो जो
1 जुलाई 2021 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आपकी आयु, अर्थात वर्ष 2021 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 जुलाई 2007 अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूर देख लें कि आप इसमें उम्र वाइज पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर उम्र वाइज आप छोटे रह जाते हैं तो भी आप पात्र नहीं होंगे। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये एडमिशन के टाइम में आपसे लिया जाता है। परिवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम मानक के अनुसार पूर्ण करना पड़ेगा। तो ये देखिए मानक आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग मानक दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको डिटेल में, सभी इसको देख लें। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना चाह रहा। अब ये फीस की अगर बात करें, फीस बच्चे बहुत पूछते हैं, तो फीस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राजकीय संस्थाओं में 10,370 रुपये लिए जाएंगे फीस के, और अनुदानित संस्थाओं में जो है वो 19,000 का लगभग फीस है। वो कोर्स वाइज सब देखिए अलग अलग होता है, कुछ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कोर्सेज के होते हैं, तो ये पर ईयर इन दोनों फीस है। निजी संस्थाओं में 30,250 रुपये है, 31,300 है, 22,500। इसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा फीस का डिटेल। मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको ब्राउज़र को डाउनलोड करके एक इन्फॉर्मेशन के लिए केवल आपको दे दिया गया है, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। सारी चीज़ें आपको ब्राउज़र को देखनी है अच्छे से। और आवेदन कैसे करेंगे अब इसकी बात कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी तरीके से आपका आवेदन ऑनलाइन ही भरना है। और कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है, JEECUP.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। ठीक है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, बात की बोल्ड में भी लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को एक मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। कृपया उपरोक्त मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी की निरंतरता को काउंसलिंग की समाप्ति तक सुनिश्चित करें। इस मोबाइल नंबर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ SMS से भेजी जाती रहेंगी तथा सभी OTP इसी मोबाइल नंबर पर भेजेंगे। तो आप जब फॉर्म भरने जा रहे हो तो किसी कंप्यूटर वाले का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मत डालिए, आप अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर बनाइए और उसको यूज़ करिए। और वो मोबाइल नंबर भी आपको बदलना नहीं चाहिए, वही मोबाइल नंबर बाद तक रखिए, क्योंकि ये नंबर आपका ये समझिए कि आगे तक भी चलता रहता है, एडमिशन तक तो रहता ही, और अगर आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे नंबर को तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे आपके सारे काम इसी से होते रहेंगे। तो ये मोबाइल नंबर ऐसा भरना है जो कि आपका परमानेंट हो, उसको चेंज नहीं करना है। और अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी को समय समय पर देखता है जिससे महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित न हो सके। आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि संबंधित ग्रुप की अर्हता वे पूर्ण करता हो, मतलब अर्हता जरूर देख लें। और आवेदन पत्र के लिए जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और ना ही हस्तांतरित किया जाएगा, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान दे लें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा संगत शुल्क जमा किया होगा, ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर निर्धारित तिथियों पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करके जाना अनिवार्य है। अब जो लोग अच्छे से फॉर्म भरेंगे, फीस जमा करेंगे और उनका फ़ोटो वगैरह सब कुछ सही रहेगा, फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड होने होंगे वो सब सही रहेंगे, फीस प्रॉपरली जमा होगी, तो उन्हीं का ही उनके लॉगिन पर ही एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र मिलेगा और वहाँ से वेबसाइट से जाकर के अपना लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं, वर्ग, उपवर्ग, शैक्षणिक अर्हता का सत्यापन संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा नहीं किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, जिसे काउंसलिंग अथवा प्रवेश के समय दी गई सूचनाओं के सुसंगत प्रमाण पत्र को अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा की दशा में उसकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। अतः आवेदन पत्र में सूचना भरने से पूर्व अभ्यर्थी उनकी सत्यता की सुनिश्चितता कर लें। ये वही बात है कि जैसे आप मान लीजिए किसी कैटेगरी के हैं और रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए कोई ग्रुप A के फॉर्म भर रहे हैं और 10वीं उसकी योग्यता है 35% अंकों के साथ, तो वो उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास हो जाना चाहिए एडमिशन से पहले या काउंसलिंग के से पहले आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है। और आयु जो है 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अभी हमने देखा था 1 जुलाई 2021 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और यानी कि जन्म तिथि जो है आपकी 1 जुलाई 2007 अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए। ठीक है। ये आवेदन शुल्क की हम बात कर चुके थे, ये डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे की जानकारी इसमें और डिटेल मिलेगी, डेट वाइज कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं तो आपको इसमें मैं बताता रहूँगा। और पत्राचार के लिए दे रखी है, आप इसमें देख लीजिएगा। रिजर्वेशन की बात की गई है, यहाँ आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। जो लोग इसके पात्र हैं वो अपना देख लें किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है। सभी गवर्नमेंट नियम के अनुसार मिलते हैं रिजर्वेशन। ठीक है। प्रवेश पत्र जो है, प्रवेश पत्र
लिए जाने तक सक्ष अच्छा प्रवेश पत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिन पूर्व जेकब की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। और प्रवेश पत्र आप 10 दिन पूर्व से डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट से, JEECUP.nic.in। हर एक इन्फॉर्मेशन GCUP.nic.in से ही लेना है आपको, और किसी भी सोर्स को रिलाई नहीं करना है। कोई डायरेक्ट लिंक में आपको जाना चाहिए, इस लिंक को खोलना चाहिए डायरेक्टली। ये आपको ब्राउज़र पर टाइप करना चाहिए JEECUP.nic.in, और इसको डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए, इस वेबसाइट को डायरेक्ट खोलना चाहिए। किसी और लिंक के माध्यम से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए, सीधे इसी लिंक को यूज़ करना चाहिए आपको। परीक्षा केंद्र जो है ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्म भरते टाइम। अभ्यर्थी को 3 परीक्षा केंद्र जनपद चुनने का विकल्प होगा। परीक्षार्थी उन 3 जनपदों के नाम वरीयता क्रम में चुने जहां से परीक्षा देना चाहते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब फॉर्म भरें आप तो परीक्षा केंद्र का निर्धारण जरूर देख लें कहाँ भरना चाहिए। तो आप क्रम से जो आप जहाँ पहले जाना चाहते हो उस ज़िले का पहले नाम रखें, फिर दूसरा कोई नज़दीक का जो ज़िला जहाँ आपकी इच्छा हो या आपको जो सूटेबल हो वो ज़िला भरें। तो वरीयता क्रम में भरें, पहले में कौन सा, फिर दूसरे में कौन सा, फिर तीसरे में कौन सा। तो 3 जिले आपको चूज़ करने होंगे, उन 3 जिलों में से कोई सा एक जिला में आपको परीक्षा केंद्र मिलेगा। सभी पाठ्यक्रम ग्रुपों ABCDEFGHI के हेतु परीक्षा केंद्र सामान्यतः बड़े शहरों में होंगे। परिषद को यह अधिकार होगा किसी भी परीक्षा देने हेतु प्रवेश के जनपदों में कोई भी जनपद परीक्षा केंद्र आवंटित कर सकता है। परिषद द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र का देखिए जो निर्धारण होता है वो परिषद का पूर्ण अधिकार है और उसी के अनुसार होता है, लेकिन चॉइस आपकी ली जाती है और यथासंभव आपको चॉइस के अनुसार ही केंद्र आवंटित होते हैं। लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको दूसरा केंद्र मिलता है, तो उसमें आपका कोई अधिकार नहीं होगा, परिषद ने निर्धारित कर दिया उसी केंद्र में जाकर के आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए बात की गई कि परीक्षा केंद्र पर पहुँचने में अधिक समय लगे ऐसे जनपदों का चुनाव करना चाहिए। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें। यदि अलग अलग समूहों में हेतु यदि अलग अलग परीक्षा केंद्र आवंटित हो तो परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी हो। अब कई बार होता है कि बच्चा क्या करता है, ग्रुप A का भी फॉर्म भर दिया, ग्रुप C का भी भर दिया, अब दोनों में से जिसमें हो जाएगा उसमें एडमिशन ले लेंगे, ऐसा उसका मन रहता है। तो मान लीजिए सेंटर एक का पड़ा दूसरे ज़िले में और एक का पड़ा दूसरे ज़िले में, तो ये जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है कि भाई हमारा नज़दीक का सेंटर आप कैसे पहुंचेंगे उस सेंटर पर, वो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप उसी हिसाब से करें। और बेहतर यह है कि आप जिस ग्रुप में देना चाहते हो पहले से निर्णय लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा पाठ्यक्रम ग्रुप ABCDEFGHI के की परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से संपादित की जाए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था और यहाँ पर हमने पढ़ा ब्रोशर को कि सभी प्रश्न पत्र जो है परीक्षाएँ जो हैं सभी ग्रुपों की इस बार ऑनलाइन ही होंगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में क्रमिक रूप से प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक पाली की परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी और अभ्यर्थी की स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों का सही विकल्प चुनेंगे। ऐसे प्रश्न जिन्हें बाद में पुनः हल करना उन्हें चिन्हित करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। परीक्षा के 10 दिन पूर्व ही मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध रहेगी ताकि अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा भलीभांति अवगत कर लें। इस विकल्प का आपको जरूर यूज करना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए जैसे अब कोई नए बच्चे हैं गाँव देहात के हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कैसे होगी, वो प्रैक्टिस 10 दिन पहले, एग्जाम होने के 10 दिन पहले आपको उपलब्ध हो जाएगी सुविधा। और मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कैसे स्क्रीन पर पेपर आते हैं और उसमें कैसे अपीयर होना था। इन्होंने ये बताया है कि जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन आए, 50 में से कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते होंगे, तो आप पहले उनको अटैम्प्ट करेंगे, बाकियों को बाद में अटैम्प्ट करना है आपको। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप उन प्रश्नों को थोड़ा सा बाद में, ये ऐसे प्रश्न जिन्हें बाद में या पुनः हल करना, उन्हें चिन्हित करने की सुविधा आपके पास उपलब्ध रहेगी। तो फाइनल सबमिशन कैसे करना है और वो चिन्हित करना है पुनः हल करने के लिए वो कैसे करना है, उसका मॉक टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए आपको। और ये परिषद की वेबसाइट से ही करना चाहिए, किसी अन्य वेबसाइट से नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिषद का ही वेबसाइट ऑथेंटिक है। समय का विशेष ध्यान रखना है। परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए तथा परीक्षा केंद्र पर लगे सीटिंग प्लान में अपने निर्धारित कक्ष देकर के परीक्षा कक्ष में शीघ्र पहुंचना चाहिए तथा अपने रोल नंबर के हेतु निर्धारित कंप्यूटर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके लॉगिन करके कार्रवाई ससमय पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर वेरिफिकेशंस होते हैं, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब भरवाया जाएगा ऑनलाइन। तो वो प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आपको बेहतर ये है कि परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले ही अपने केंद्र पर पहुंच जाएं, वहां सीटिंग देख लें, वहां कौन से रूम में जाना उसको देख लें और कौन सा कंप्यूटर अलॉट हुआ उसमें जा करके जैसे आपको अनुमति मिल जाए तो उस कंप्यूटर से जा करके अपना सेटिंग करके अपने डिटेल्स उसमें फिल करके रेडी कर लें। लेखन सामग्री में क्या ले जाना है, मतलब आपको लिखने के लिए परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केवल काले या नीले बॉल पेन के अतिरिक्त कोई ऐसी सामग्री न ले जाए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में सहायक हो सके।
आपको केवल और केवल क्या ले जाना है परीक्षा कक्ष में, काले या नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। कोई अनुचित सामग्री नहीं ले जानी, मोबाइल या कोई कैलकुलेटर इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, लॉग टेबल कुछ भी नहीं ले जाना है। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए जो आपको ऐसा प्रतीत हो कि भाई ये हमारा वैलिड नहीं है या अनुचित साधन है। अनुचित साधन नहीं ले जाना है, केवल एडमिट कार्ड और काले नीले बॉल पॉइंट पेन आपको ले जाने हैं। एक आई कार्ड जरूर आप रख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि भविष्य में आपको आवश्यकता पड़ती है तो एक आई कार्ड जरूर रखना चाहिए। प्रवेश पत्र, परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाएं जिसकी परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक, केंद्र निरीक्षक व संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य प्रस्तुत करना होगा। तो बिना प्रवेश पत्र के आपको एंट्री मिल ही नहीं सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की मूल्यांकन कैसे होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक, अगर आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में कुल 4 विकल्प, मल्टीपल चॉइस में 4 विकल्प होंगे और 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। उत्तर के चारों विकल्प में से केवल एक उत्तर सही होगा। ठीक, प्रत्येक गलत उत्तर पर एक निगेटिव अंक दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये निगेटिव अंक का ऑप्शन है, यहाँ पर नेगेटिव मिल जाएगा। अगर आपने गलत अटेंड कर दिया तो आपको माइनस नंबर मिल जाएंगे। किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने अथवा एक से अधिक विकल्प चयनित करने पर नेगेटिव अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि अगर कोई आपने उत्तर नहीं दिया है तो उसके आपके अंक नहीं कटेंगे, नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। और एक से अधिक विकल्प अगर आपने चयन किया है तो उस पर भी नेगेटिव अंक नहीं दिए जाएंगे। मतलब आपके एक ही ऑप्शन सही टिक करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने 2-3 ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो भी आपका यह मान्य नहीं होगा। प्रश्न उत्तर कुंजी तथा अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्पों पर आपत्तियां प्राप्त करना, एक ये भी ऑप्शन बोर्ड द्वारा दिया जाता है, परीक्षा द्वारा दिया जाता है कि परीक्षा द्वारा दिया जाता है। परीक्षा फल एवं योग्यता क्रम सूची जारी होने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्रश्न उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों पर पोस्टल के माध्यम से आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस हेतु अभ्यर्थियों को 100 रुपये जमा करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रश्न का उत्तर चुने गए विकल्पों में से भिन्नता हेतु आपत्तियां दर्ज कराएंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन कि भाई ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो आप अगर ऐसा आप वहाँ पर अपना 100 रुपये का फीस जमा करते हुए आप अपना आपत्ति दर्ज करवा देंगे और सही पाए जाने पर आपका वो 100 रुपये वापस हो जाएंगे और गलत पाए जाने पर 100 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। परीक्षा फल जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर परीक्षा फल घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा फल परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। योग्यता क्रम की सूची, परीक्षा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित पॉलिटेक्निक में चल रहे पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्रवेश पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने अनिवार्य होगा। यानी कि एक मिनिमम कट ऑफ जरूर होगी, उसके बाद आगे काम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी। मतलब मेरिट लिस्ट जो बनती है वो आपकी एक मिनिमम एक कट ऑफ नंबर होंगे, उसके ज़्यादा नंबर आपके आएंगे तभी आप उस मेरिट में शामिल हो पाएंगे। सीट आवंटन हेतु काउंसलिंग, प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम तथा संस्था का आवंटन सीटों की उपलब्धता अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प एवं योग्यता क्रम काउंसलिंग के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया है, इसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। आप जैसा वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको काउंसलिंग का और डिटेल चाहिए। मैं यहाँ पर फिलहाल बता दे रहा हूँ, काउंसलिंग का फिर से आगे एक वीडियो और बनाएंगे। परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत परिषद द्वारा काउंसलिंग के विस्तृत नियम, तिथि, समय, स्थान, प्रक्रिया तथा दिशानिर्देश समाचार पत्रों परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। तो कौन सी वेबसाइट पर? JEECUP.nic.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। अंतिम रूप से सीट आवंटित हो जाने पर पाठ्यक्रम अथवा संस्था में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। और काउंसलिंग के दौरान अगर जो आपको सीट मिल जाती है और अंतिम रूप से सीट मिल जाती है फिर उसके बाद कोई इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है। प्रक्रिया, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा और ये ऑनलाइन या चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आपको पूरा हो जाएगा। उसके पास रजिस्ट्रेशन के पश्चात संस्था में पाठ्यक्रमों का विकल्पों पर पोर्टल पर अपने लॉगिन के माध्यम से भरा जाएगा। विकल्पों की संख्या असीमित है। प्रत्येक चरण में अब हर अभ्यर्थी अपने विकल्प परिवर्तित कर सकता है, नए विकल्प जोड़ सकता है। अभी काउंसलिंग की बात है, देखिए तो काउंसलिंग की डिटेल्स मैं इसको नया वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर डिटेल दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कई सारे उसमें चरण होते हैं, वो चरण विभिन्न चरण आपको बीच में बता दिया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप जैसा प्रश्न या कमेंट करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, जैसा कमेंट करेंगे उसके अनुसार आपका जरूर मैं आपके प्रश्न को हल कोशिश करूँगा कि दे सकूँ। जैसा बोर्ड में निर्देश होगा उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। आवंटित संस्था प्रवेश जो है वो प्रक्रिया जो होती है, जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। जो निर्धारित रहता है उसको जरूर लेकर के जाएं। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरक्षण का लाभ अनुमानित करने के लिए प्रमाण पत्र संख्या
1 से 8 एवं 8वीं पर दर्शाएगा प्रमाण पत्र पत्रों द्वारा उत्तर प्रदेश के शासन में नवीनतम प्रारूप पर काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आप लोग जो भी बच्चे जा रहे हैं वो किसी न किसी कैटेगरी का प्रमाण पत्र लेके जाते हैं, लेकिन वो अद्यतन नहीं होता है, तो अद्यतन प्रमाण पत्र ले जाना चाहिए और जो ये प्रारूप है उसी प्रारूप पर ले जाना चाहिए। अगर कुछ इससे भिन्न होता है तो दिक्कत होती है आपको, फिर इसमें परेशानी होती है। तो आवेदन पत्र भरते समय आरक्षण वर्ग और उपवर्ग का कॉलम का विशेष ध्यान रखें तथा आरक्षित वर्गों की सीटों हेतु तभी आवेदन करें जब वे पांचित प्रमाण पत्र रखते हों एवं काउंसलिंग के समय प्रस्तुत कर सकें। तो ये काउंसलिंग के समय मांगा जाता है, फिर आप अगर नहीं होगा तो दिक्कत होती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित पाठ्यक्रम ग्रुप आई में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को अपने जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत अपनी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो पाठ्यक्रम है ग्रुप आई में प्रवेश लेने जा रहे हैं अभ्यर्थी, उनको अपने जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत अपनी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जरूर प्रस्तुत करनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रमाण पत्र हैं, आप इन सबको देख लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी को हों, जो आप लाभ लेना चाहते हों, उसके अनुसार प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। अदर स्टेट वाले बच्चे जो यहाँ यूपी में पढ़ रहे हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, वो देख लें कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए। उनके पेरेंट्स अगर यहाँ के निवासी हैं तो वो लाभान्वित होंगे, या इस टाइप के जितने भी प्रमाण पत्र आपके अगर लागू होते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं। देखिए सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं, तो हर एक इसको जरूर से जरूर देख लें। ये एक समरी है 2020 में जो स्थिति रही उसकी बात की गई है, कितने प्रवेश हुए थे किस ग्रुप में। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदन पत्र पर फोटो के लिए निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपनी स्पष्ट छवि वाले फोटो अपलोड करें और फोटो की 10 प्रतियां काउंसलिंग के समय एवं प्रवेश के समय उपयोग हेतु सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर रनिंग हैंड राइटिंग में स्पष्ट रूप से करके अपलोड करें। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। कैपिटल लेटर में कई बच्चे साइन करते हैं, जैसे नाम है अन्नू, तो या अनिल नाम है तो कैपिटल ए, कैपिटल एन, कैपिटल आई, कैपिटल एल लिख दिया आपने अनिल के लिए, तो ये ऐसे हस्ताक्षर मान्य नहीं होते हैं। उसमें कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। अंग्रेजी के लेटर आप लिखिए, स्मॉल लेटर्स या कैपिटल मिक्सिंग करिए। सारे कैपिटल लेटर्स अगर आप लिखते हैं तो वो वैलिड नहीं होते हैं साइन। और फोटो जो है आवेदन के समय जो फोटो रखा उसी की 10 प्रतियाँ पहले से बनवा लीजिए और उन्हीं पर ही उनको ही काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना है या एडमिशन के टाइम में उन्हीं को ही प्रस्तुत करना है, जिससे आपको आसानी रहती है। प्रवेश संबंधी किसी भी विवरण के लिए कहाँ को संपर्क करना है, किसी भी गवर्नमेंट अनुदानित संस्था में या सजीव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में लखनऊ के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आसान जो है वो है jeecup.nic.in या jeecup.org या ईमेल कर सकते हैं jeecup@gmail.com। तो यहाँ पर मैंने आपको कोशिश करा कि आपको विवरणिका पढ़ के सुनाई है। आप विवरणिका डाउनलोड कर लीजिए, इस पुस्तिका को आराम से पढ़िए और जहां आपकी एलिजिबिलिटी हो वहां पर जरूर से जरूर देखिए। और कोई प्रश्न हो, किसी बिंदु पर आपका शंका हो, जरूर से जरूर यहां पर कमेंट करके बताएं। कोशिश की जाएगी कि आपको उसमें निवारण किया जा सके, यथासंभव निवारण किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।